नमस्कार। आज की ई क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज का हमारा विषय है द्वितीय आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा सोर्सेस। और अभी तक मुझे आशा है कि आप लोगों ने प्राथमिक डाटा के संकलन की विधियों को जान लिया होगा। आज हम कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा सोर्सेस का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा सोर्सेस टू टाइप्स के हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। कुछ आंकड़े प्रकाशित होते हैं और कुछ आंकड़े अप्रकाशित होते हैं। तो पहले हम प्रकाशित स्रोतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रकाशित का मीन्स ऐसे आंकड़े जो किसी संस्था, किसी व्यक्ति या किसी संगठन के द्वारा प्रकाशित होते हैं। ऐसे आंकड़ों को हम आंकड़ों का प्रकाशित स्रोत मानते हैं। तो पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकारी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन मीन्स कि जो आंकड़े सरकार या सरकारी संस्था द्वारा प्रकाशित होते हैं, ये सरकारी विभाग भी हो सकता है या कोई संगठन भी हो सकता है सरकारी। तो जैसे सरकार रिजर्व बैंक का बुलेटिन है, इसी तरह से और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जो समय समय पर प्रकाशन करते रहते हैं अपने डिपार्टमेंट से संबंधित रिपोर्टें। दूसरा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन। कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जो अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे कि नगर परिषद है, नगर पंचायत है, नगर निगम है। ये भी समय समय पर आंकड़े प्रकाशित करते रहते हैं। ये भी द्वितीय आंकड़ों के संकलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तीसरा कि विभिन्न समितियों व आयोगों की रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। सरकार द्वारा समय समय पर कई समितियों का गठन किया जाता है। जैसे मान लो आजकल कोरोना वायरस का कहर है, तो इससे संबंधित समिति का गठन करेंगे। फिर जो वो रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे उसके आधार पर सरकार अगली कार्रवाई करेगी। तो बोलने का मतलब सरकार को जो आंकड़े हैं उस कमीशन या समिति के माध्यम से मिल सकते हैं। और इसी तरह से सरकार ने कई प्रकार के कमीशन का गठन किया है, जैसे कि वित्त आयोग, पहले योजना आयोग हुआ करता था, जिसको आजकल नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे संगठन या समितियां समय समय पर अपने आंकड़े प्रकाशित करते रहते हैं और ये भी द्वितीय आंकड़ों का संकलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चौथा है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, व्यापारिक संघों का प्रकाशन। तो भारत में कई प्रकार के व्यापारिक संघ हैं और जो समय समय पर आंकड़ों का प्रकाशन करते रहते हैं। जैसे चीनी मिल संघ है, कपड़ा मिल संघ है। तो जो इससे संबंधित आंकड़े प्रकाशित करते रहते हैं। अगला है अनुसंधान संगठनों द्वारा प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे प्रकाशन जो किसी अनुसंधान संगठन द्वारा आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, तो उनको, जैसे कि हमारे देश में जो अनुसंधान संगठन है, जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे है,
जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, जो समय समय पर अपने आंकड़े या प्रकाशित करते रहते हैं, रिपोर्ट्स। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, जर्नल्स एंड पेपर्स, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा प्रकाशन। हमारे भारत में जैसे एक योजना पत्रिका है, ये सरकारी पत्रिका है जो अपने रिपोर्ट्स को प्रकाशित करती है। इसी तरह से डेली न्यूज़पेपर हैं या कई वीकली न्यूज़पेपर हैं, या जैसे गिरिराज हिमाचल का है एक। तो ये जो पेपर्स हैं, ये पत्र पत्रिकाएं हैं जो समय समय पर आंकड़े प्रस्तुत करते रहते हैं। वो भी द्वितीयक आंकड़ों के संकलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सातवां है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। तो हमारे यहाँ कई व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता हैं जो जिन्होंने किसी विषय पर शोध किया हो और वो अपने शोध को प्रकाशित करते हैं, और ऐसे शोध हमारे लिए सेकेंडरी डाटा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आठवां है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। तो इंटरनेशनली बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं या बहुत सारे संगठन हैं जो समय समय पर अपने आंकड़े प्रकाशित करते रहते हैं। जैसे कि WHO है, ILO है, UNO है, और WTO है, IMF है। ऐसे संगठन समय समय पर अपने से संबंधित कुछ न कुछ आंकड़े प्रकाशित करते रहते हैं, जो द्वितीयक आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद जो मेरा अगला विषय है, जो अगला पॉइंट है कि अनपब्लिश्ड डाटा सोर्सेज। तो अनपब्लिश्ड या अप्रकाशित स्रोत वह स्रोत होते हैं जो किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा जो आंकड़े प्रकाशित नहीं हो पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे आंकड़ों के स्रोतों को हम अप्रकाशित स्रोत कहते हैं। तो ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, और ऐसे आंकड़े अगर हमने प्राप्त करने हैं तो हमें उस संगठन के पास या उस व्यक्ति के पास जाकर वो आंकड़े हम ले सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विषय है हमारा, वो है प्रिकॉशन इन यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि द्वितीयक आंकड़े किसी और व्यक्ति द्वारा या संगठन द्वारा एकत्रित किए गए होते हैं। तो जब इनको प्रयोग करना होता है तो हमें बहुत सावधानी से इनका प्रयोग करना पड़ता है, जो हमारे उद्देश्य को ये पूरा कर सकें। जैसे कि एक कॉर्नर के अनुसार डेफिनेशन है कि स्टैटिस्टिक्स स्पेशली अदर पीपल्स स्टैटिस्टिक्स आर फुल ऑफ पिटफॉल्स फॉर द यूजर्स। तो ये त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। तो इनको जब भी प्रयोग करना हो तो ये तीन चीज़ें डिसाइड कर लेनी चाहिए पहले। जब तीन चीज़ों का निर्णय कर लो कि पहला है कि वेदर द डाटा आर रिलायबल, दूसरा है वेदर द डाटा आर सुटेबल फॉर एग्जिस्टिंग पर्पस, तीसरा है वेदर द डाटा आर एडिक्वेट। तो जैसा कि पहला है कि क्या आंकड़े विश्वसनीय हैं, दूसरा कि क्या आंकड़े उपयुक्त हैं, तीसरा कि क्या आंकड़े पर्याप्त हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो इन सावधानियों का हमें विचार कर लेना चाहिए। तो पहला है
द एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन की योग्यता का विचार कर लेना चाहिए जो उस संगठन की योग्यता का हमें विचार कर लेना चाहिए कि क्या वो योग्य था, क्या वो पक्षपाती तो नहीं था। अगर ये चीज़ें हैं, अगर वो संगठन योग्य है और अच्छा है, जो डाटा कलेक्शन की है, जिसने जब भी प्राइमरी डाटा उसने कलेक्ट किया है, तो हमें उन आंकड़ों को यूज़ करना चाहिए अपने लिए, अपने अनुसंधान के लिए। दूसरा है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, उद्देश्य और क्षेत्र। जब भी जिस संगठन ने इन आंकड़ों को इकट्ठा किया है, उसका क्या उद्देश्य रहा है, उसका क्या क्षेत्र है था, इन सब चीज़ों का भी विचार कर लेना चाहिए कि उस संगठन ने अपने आंकड़े किस उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए थे और उसने इनको कहाँ यूज करना था। अगर हमारा उद्देश्य उस संगठन के उद्देश्य से मैच करता हो तो हमें इन आंकड़ों को प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, कि जिस संगठन ने या व्यक्ति ने इन आंकड़ों को जब भी प्राथमिक तौर पर इकट्ठा किया है तो उसने अनुसंधान की कौन सी विधि का प्रयोग किया है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद हमें आंकड़े प्रयोग करने चाहिए। चौथा है टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी संगठन या व्यक्ति ने प्राथमिक आंकड़ों के तौर पर इनको इकट्ठा किया है, उस समय की स्थिति और परिस्थिति का भली भांति विचार कर लेना चाहिए। जैसे अगर संकटकालीन स्थिति हो, युद्ध हो या कोई आपदा हो, जैसे कि आजकल कोरोना की आपदा चली है देश में, अगर ऐसी स्थिति हुई तो अब शांतिकालीन स्थिति और इस स्थिति में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। इस समय जो आंकड़े इकट्ठा होंगे वो हो सकता है कि शांतिकालीन स्थिति के लिए अच्छे ना हो। पांचवा है डेफिनेशन ऑफ यूनिट, इकाई की परिभाषा। जब जिस संगठन ने इन आंकड़ों को इकट्ठा किया है तो उसने मेजरमेंट की इकाई क्या ली है, क्या वो हमसे मैच कर पा रही है या नहीं, तो इसका भी हमें ध्यान कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए भली भांति। फिर उसके बाद अपने अनुसंधान के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। छठा है एक्यूरेसी, शुद्धता, कि हमें आंकड़ों के प्रयोग करने से पहले ये विचार जरूर कर लेना चाहिए कि क्या आंकड़े शुद्ध हैं। अगर उनमें शुद्धता पाई जाती है तो इन आंकड़ों को हमें अपने अनुसंधान के लिए प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ ही आज का मेरा विषय यहाँ समाप्त होता है। आप लोगों ने प्रकाशित अप्रकाशित स्रोतों को ढंग से याद कर लेना है और इसी तरह से जो प्रिकॉशन है सेकेंडरी डाटा की, उनको भी ढंग से याद करना है और वीडियो को देखना है और लिख भी लेना है।